नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है का अंतिम भाग। इससे पूर्व के भागों में हम कविता से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वास्तविक रूप से कविता क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, व्यवहार में, सृष्टि प्रकार में उसका क्या योगदान है, कविता के उद्देश्य मनोरंजन ही है या इससे कुछ अधिक है, कविता के अंतर्गत मार्मिक तथ्यों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है या मार्मिक तथ्य कौन से हैं। ऐसे बहुत से अनगिनत सवालों के जवाब हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। तो आज की कक्षा में हम विचार करेंगे कविता की भाषा, इसकी अलंकारिकता सहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वह रहेगा कविता की भाषा। इसको निबंध, जो कविता क्या है निबंध आपके लिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा कठिन भी आपको लग सकता है। लेकिन देखिए, सामान्य निबंधों की आशा हम यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में नहीं कर सकते कि यहाँ हमसे किसी सामान्य से निबंध को समझने की बात की जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से यह निबंध काफ़ी अच्छा है, रोचक भी है यदि आप इसको आनंद लेते हुए समझते हुए पढ़ेंगे तो। नेट परीक्षा के संदर्भ में मैं बात करूँ तो इससे स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं बार बार। साथ ही साथ गद्यांश में भी कई बार इससे गद्यांश पूछे गए हैं। पुराने पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं और जैसे कि अभी एक पुराना पेपर मैंने कल परसों भी सॉल्व करवाया है। निरंतर आप वीडियोस देखते रहिए और प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए अपने सिलेबस के अनुसार। ठीक है, ये निबंध पढ़ने के बाद आप स्थापना एवं तर्क वाले प्रश्नों आपको अधिक आसान लगेंगे पहले की अपेक्षा। तो ध्यान देते हैं आज के टॉपिक पे, कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले ही कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। चित्र रूप यानी बिंब बनना चाहिए। जैसे मुक्तिबोध की कविताओं में हमने पढ़ा ना, बिंब बना था। एक भूल गलती में दरबार का बिंब था, ब्रह्म राक्षस में बावड़ी का बिंब था, तो वही चित्र बनना चाहिए। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। गोचर रूप यानी जिन्हें हम इंद्रियों से व्यक्त कर सकते हैं ना, यानी देख सकते हैं सामान्य अर्थ में। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। क्योंकि मन कभी मरता थोड़ी ना, पर कहते हैं ना मन मार कर रह गए, मार तो थोड़ी ना देते हैं उसको, लेकिन ये लोग कवि लोगों ने ये प्रयुक्त की उक्तियाँ और फिर हमारे क्या है, हमारी बोलचाल की भाषा में आ गई। मन छूना, क्या मन को हम कभी छू पाते हैं, लेकिन कहते तो यही है ना कि यार तुम्हारी बात ने मेरा दिल छू लिया, मन छू लिया। शोभा बरसना, शोभा कभी बरसती नहीं है, लेकिन ये सुंदर तरीके से जो कवियों ने प्रयुक्त की उक्तियाँ वो बोलचाल में आ गई हैं, बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। लक्षणा के द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रकार का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण है ये। धान्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नात पाँव तुम धारा, तुलसी मनहु उमगी एग एग छवि छलकई, तुलसी चूनरी चारु चुईसी परे, वनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर, वृंदावन वागन पे बसंत बसरो परो है परे पद्माकर। हाँ तो श्याम रंग में चोराए चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं पद्माकर। एह नंदलाल ऐसी व्याकुलता परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरो जुरी जाएगी, कहें पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लौ अचाका बिन घोरे घुर जाएगी। तो ही लगे चैन जौलो चैते ही न चंद्रमुखी, चित है कहें ते चांदनी में चुरी जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अंतर्रूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा लेना कवि को पड़ता है, बहुत सारा लेना पड़ता है। और देखिए, ये जो पद्माकर की पंक्तियां हैं ना, पूछी हुई हैं परीक्षा में, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो इनको। बनन में बागन में बगरो बसंत है, अनुप्रास की छटा देखते ही बन रही है यहाँ पे, तो ये पंक्तियाँ पूछी हुई हैं, लिख सकते हो। और देखिए
कविता क्या है निबंध से जैसा मैंने कहा कि आप इसको जितना गंभीरता से पढ़ेंगे परीक्षा में उतना ही आप लाभ उठाएंगे। कठिन समझ के या अरे यार पूरा निबंध पढ़ के क्या करना है, बस संक्षिप्त सार देख लेते हैं, आपका काम नहीं चलेगा। चल जाएगा लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना कि हमें काम नहीं चलाना, हमें परीक्षा पास करनी है, मेरिट में आना है। तो फिर पूरा निबंध आप पढ़िए। ज़्यादा मैं इस बारे में देखिए नहीं कहूँगी, पूर्व की कक्षाओं में मैं विस्तृत रूप से आपको समझा चुकी हूँ। कुल मिला के ये पंक्तियाँ काफ़ी फेमस हैं, निबंध में परीक्षा में पूछी हुई हैं और इसी निबंध में से ली गई हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्व्यक्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना कोरे मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। ये भाषा की विशेषताएं बताई जा रही है। कविता की भाषा की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। क्या होता है? एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा है वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व के तक पहुंचाने की जल्दी होती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने पर नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों के मन के भीतर रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना होता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ वस्तुओं या व्यापार को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। देखिए, ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका 5 दिसंबर 2019 को ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पैराग्राफ आपका पूछा गया था। गद्यांश वाले जो प्रश्न आता है ना आपका पैराग्राफ वाला, उसमें ये पूछा गया था। और आप लोग स्वयं चेक कर लीजिएगा ये, लेकिन ये पूछा गया अवश्य। हो सकता है किसी पूर्व वाले पेपर में पूछा हो, लेकिन ये पूछा हुआ अवश्य है। तो यदि घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री पुरुषों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, यह आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को शुद्ध करने की शक्ति न हो। अर्थात कविता का प्रयोजन विशेष होता है। आप सीधे गद्य की भाषा में ये नहीं लिख सकते कि अत्याचार हो रहा है, उसका पूर्ण वर्णन आपको करना पड़ेगा। भले विविध है, घृणित है, जुगुप्सा वाला भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मन में भाव तो उत्पन्न होने चाहिए। 9 रसों में से किसी एक रस का परिपाक आपके हृदय में कविता को पढ़ते समय होना चाहिए। तो आप सामान्य अर्थ वाले शब्दों से काम नहीं चला सकते। आपको अच्छे शब्दों का या विशिष्ट शब्दों का प्रयोग कविता में करना चाहिए, कि करना पड़ेगा। उपयुक्त विचार से किसी व्यवहार या शास्त्र के परिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतीतत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कम मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के परिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं। यह अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कविता करने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्यवाहियों पर घटाकर लिखी हैं। एक तरफा डिग्री तन की है, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह भी कर देते हैं। देखिए, ये आचार्य हैं, आचार्य के साथ शिक्षक भी है रामचंद्र शुक्ल। तो ये स्पष्ट लिख दे रहे हैं कि कुछ जो अशिक्षित और भद्दी रुचि वाले लोग होंगे वही ऐसे कामों पे तालियां पीट सकते हैं।
सुशिक्षित तो नहीं। यानी कुल मिला के ये कविता की शुद्धता पर विचार करते हैं, काव्य की शुद्धता पर जोर देते हैं। इनका कहना है कविता करने का अपना एक ढंग है, उसी ढंग से कविता की जानी चाहिए। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ये वचन लीजिए, जेहि निस सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जिन जगा जागए। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी सामने रखते हैं। डासत ही गई बीती निशा सब, कभौ न नाथ नींद भर सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरे हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख, आज जिसका तू हे नर अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा। अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता। आगम का ज्ञान ईश का परम अनुग्रह। अज्ञान तो हमारा परम अनुग्रह है, क्योंकि जो बलि पे चढ़ने वाला पशु है, हिरण मान लीजिए, उसको नहीं मालूम कि वो बलि चढ़ाई जाएगी। कोई भी पशु है, मान लीजिए बकरा, उसको नहीं मालूम कि उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। जो उसको चारा दे रहा है, जो संभाल रहा है, उसी को वो अंतिम सत्य मानकर उसके हाथ को बड़े प्रेम से चाटता है और फिर वही हाथ उसे काट देते हैं। इसी प्रकार तो हम लोग होते हैं, हमको सबको पता है। हम में से कौन है ऐसा जो नहीं जानता कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है। हम सब जानते हैं, लेकिन इस छोटे से जीवन में हम अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक पता नहीं क्या क्या कमाने के लिए लगे रहते हैं और सोचते हैं कि जब वो पैसा इतना कमा लेंगे तब हम सुखी होंगे। जब उतना पैसा कमा लेते हैं तो बोलते हैं यार थोड़ा सा और, अब ये ना ये वाला चीज़ करवा लेते हैं घर में, अब ये वाली गाड़ी ले ली, नहीं यार वो वाली अच्छी। तो इसी तरीके से निरंतर लगे रहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ अक्षर साहित्य पढ़ते हैं, कुछ उपनिषद गंगा जैसे जो प्रोग्राम है उनको देखने से थोड़ा बहुत इतना तो आपको मैं प्रतिदिन बताती ही रहती हूँ कि आप ऐसा ना समझें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर ही आप खुश होंगे। ये जो आपकी यात्रा है, ये जो पढ़ाई है, इसे एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। जैसे मैं आनंद लेती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी आनंद लीजिए। बार बार कहने पे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, इसका मतलब आप आनंद नहीं ले रहे हैं। केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से इस निबंध को पढ़ लेना और समझ लेना चाहते हैं। यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा मानना यही है कि मंजिल की आस में यात्रा को कठिन मत बनाइए, इसे सरल और आनंददायक बनाइए। ठीक है, तो कविता की भाषा पे हम विचार कर रहे हैं। बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है, तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह ना कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान है, सब के सब एक बार की मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्म स्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिसका सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। ठीक है, जब भी कोई लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में, तो लोग ये नहीं कहते कि तुमने उससे शादी की है, बोलते हैं कि भाई, जैसे वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मारा पीटी, तो वो कहता है यार तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आखिर तुमने इसका हाथ पकड़ा है। यहाँ इंग्लिश के कुछ शब्द लिखे हुए हैं शुक्ल जी ने। द लैम्ब द राइट डूम्स द ब्लीड टूडे, हैड ही द रीजन वुड ही स्किप एंड प्ले, प्लीज टू द लास्ट ही क्रॉप्स एंड fluoride food and licks the hand just raised to shed his blood, the blindness to the future kindly given essay on man। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला उन्होंने वो जो उदाहरण दिया है ना, उसका लैम्ब, वो जो होता है ना बकरी का बच्चा है ना, मेमना है ना, तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। उसको नहीं पता कि उसको काटने वाले हैं, लेकिन ठीक है, अब वो अज्ञान है। अब क्योंकि यदि उसे भी पता चल जाता कि मैं कटने वाला हूँ, तो वो बाकी की ज़िंदगी भी चैन से नहीं जी पाता। इसलिए भगवान कभी किसी व्यक्ति को नहीं बताता कि तुम कब मरने वाले हो। माया के वशीभूत होकर हम लोग
दिन प्रतिदिन नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। अगर हमें ये सच का बहा न जाए ना कि हम मर रहे हैं तो हम जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। इसीलिए कवि धन्यवाद देता है उस ईश्वर को कि उसने उसे इतना अज्ञानी बनाया है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्षस्थ स्तिष्ठ व्यग्रे और नीरस तरूरे विलसती पुरतः का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या का प्रणाली का अनुसरण करती है, उस प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति विधान लय अत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भाव शून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवाय किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग तमाशा या चमत्कार खड़ा करने के काम में लग गई है। यानी जो नाद सौंदर्य की हम बात करते हैं, जो गानों में होता है ना एक विशेष प्रकार का, तो उसकी हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ लोग तो जैसे अनुप्रास की ब एक सा शब्द लगना, तो उसमें अर्थ पे भी ध्यान नहीं देते, भाव पे भी ध्यान नहीं देते, रस पे भी ध्यान नहीं देते और केवल चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। कल की कक्षा में विस्तार से पढ़ चुके हैं चमत्कार को, तमाशा को, तो वो बात नहीं रहती, यानी वो भाव कविता में नहीं रहता। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने स्थापना और तर्क वाले प्रश्न देखे हैं, हल किए हैं चैनल पे, पुराने परीक्षा में आए हुए, वो बताइएगा मुझे कि ये लाइन जो है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है कितनी बार पूछी गई है। मैं आपको बता दूं ये बार बार दोहराई जाने वाली लाइन है, इसको नोट कर लीजिए और इसको आपको लिखना है। हाँ, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज, यानी इन सब से मिट भी जाए कविता, लेकिन यदि उसमें नाद सौंदर्य है तो बहुत दिनों तक वो लोगों की जीवा पर नाचती रहेगी। तभी तो कहते हैं आज का जो म्यूजिक है वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता, लेकिन पुराने गाने यदि हम सुनते हैं, मतलब यदि किसी को शौक है तो उसकी म्यूजिक बजती तुरंत पहचान में आ जाता है कि वो वाला गाना बजने वाला है या वो वाला गाना आने वाला, लंबे समय तक याद रहते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं नाद सौंदर्य भी है। संगीत से ही मतलब नहीं है, तुकबंदी है, शब्दों का चयन है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो अपने आप बिना म्यूजिक बजाए भी संगीतात्मकता देती है ना। एक लय होती है, गाने की लय होती है ना, कुछ स्वर मध्यम, कुछ तो जो श्रेष्ठ गायकों द्वारा गाए जाते हैं ना, उस लय क्रम का ध्यान रखें तो उसमें अपने आप ही सौंदर्य रहता है और याद भी रहते हैं हम। हालांकि हम गा नहीं सकते इतना अच्छा, लेकिन दिल को पता चलता है कि हाँ कुछ कानों को अच्छा सुनाई दे रहा है, मन को अच्छा लगता है। बहुत सी युक्तियों के लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्नचित रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है, इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, और जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य का समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है, अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी इनमें इसके लिए कम जगह है। अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं? हमारी काव्य भाषा की एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है, वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों को व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्य के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने बनने की भावना में के निर्माण में योग देते हैं। जैसे गिरिधर अर्थात पहाड़ को धारण करने वाले, मुरारी मूर्धन अरि अर्थात मुर नामक जो राक्षस था उसके शत्रु, त्रिपुरारी त्रिपुर नामक राक्षस के अरि यानी शत्रु, दीन बंधु दीनों के भाई बंधु, चक्र पाणी जिसके हाथों में चक्र धारण कर रखा है, मुरली धर मुरली को धारण करने वाले, सभ्य साची इत्यादि शब्द ऐसे। सभ्य साची अर्जुन का भी है और इंद्र का भी है, तो सभ्य साची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं, यानी इनसे एक विशेष प्रकार के रूप और गुण का प्रयोग होता है। तो कृष्ण नालिक के क्या कह देते, गिरधर,
दीन बंधु भगवान, तो वही है ना। तो ये सारे शब्द भी वहाँ पे कविता में यूज़ करे जाते हैं। कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ में कविता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो बड़े बड़े पॉइंट ऊपर क्लियर कर दिए हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस पैराग्राफ में समेट ली गई हैं। भाषा के अंतर्गत नाद सौंदर्य को आप नेगलेक्ट नहीं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको आपको शामिल करना पड़ेगा कविता में। अगर कर लेते हैं तो अच्छा है, बाकी ना करें तो कोई बात नहीं है। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धार्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबंधों से पुकारना अधिक अर्थसंगत है। ठीक है। अब आप जब संकट में पड़ जाओगे तो कृष्ण के श्रृंगार वाले पक्ष का तो याद नहीं करोगे, उनके वीर गुण वाले जो चरित्र है उसका याद करोगे, तो कंस निकंदन आदि संबंधों से पुकारना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, ना कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थसंगत है। क्योंकि मुरली धारण करने में तो संगीतात्मकता का बोध है, लेकिन गिरिधर धारण करने के लिए गिरि यानी गोवर्धन पर्वत को, गिरियान होता है पर्वत, वैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, हम सभी जानते हैं। तो फिर अगर गोवर्धन पर्वत वाले शब्द हम लिखते हैं गिरिधर, तो उससे उनके अतुलित साहस का दृश्य सामने आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है। तो केवल कहने का तात्पर्य पूरे पैराग्राफ में यही है कि केवल कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ के तुक बना के सामने लिख देना कविता नहीं है। जो लोग भी आपके मित्र लोग हैं, कविता करते हैं, कविता करने में रुचि रखते हैं, उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है उनकी लेखन शैली में भी कुछ सुधार आए। और जो हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे क्या फालतू की बात है, कहकर इसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वो आचार्य शुक्ल को नहीं जानते और वो नहीं जानते कि हिंदी साहित्य का कितना महत्वपूर्ण निबंध है। और प्रत्येक रचना जो सिलेबस में है उसकी प्रासंगिकता है, कुछ उपयोगिता है जीवन में, तभी वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इस बात पे आप पूर्णतः विश्वास करें, इसको शेयर करें उन लोगों के लिए जो कविता लिखना चाहते हैं। और सच्चे मित्रों की यही पहचान होती है। बहुत से लोग उन्हें सलाह दे देंगे अच्छी है बुरी है, लेकिन आप ये निबंध शेयर कीजिए ताकि वो उसको और बेहतर बना सकें। अलंकार। कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम लेना पड़ता। तो अब हमने बात कर ली भाषा के विषय में, कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अलंकारों का कविता में क्या योगदान है, किस रूप में ये उपस्थित रहते अथवा रहने चाहिए। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग में मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर भी कहना पड़ता है। इस तरह भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का मतलब वैसे तो सुशोभित करना होता है, आभूषणों से सुशोभित होता है ना, अलंकृत करना, वही। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। यानी ये आपका सिर्फ मार्ग हो सकते हैं सुंदर कविता करने के, पर यह आपका जो मंजिल नहीं है। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में, जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही हैं। मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं वे इसलिए कि जिसमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म में दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्राकृतिक लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में इस कथन से कि है शोणित कलित कपाल है किल कपाल के काल को
अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में सुक्ति से कि मनोक्रमेलक पीठ है पैधारी और गोल घंटाल असत दूर ही की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना कुछ भी पुष्टि नहीं होती। पर जो लोग चमत्कार को ही काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा करते हैं। चंद्रलोककार तो कहते हैं अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनमलंकृति असोना मन्यने कस्माद अनुष्ण मनलंकृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत ही किया था, पर बहम उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधानता दी। इन्हें बहुत ही आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रत और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत रूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया है। अर्थात कुछ समय तक अलंकारों को आचार्यों ने बहुत माना। जैसे देखते हैं ना हम साहित्य शास्त्र के अलंकारवादी आचार्य, रसवादी आचार्य, तो भरत मुनि ने तो रस का केवल संकेत किया था कि लेकिन इन लोगों ने उद्भट है, ये जो अलंकारवादी आचार्य रहे, इन्होंने क्या करा, अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व मान लिया। लेकिन जैसे जैसे शोध होता गया, नए नए तथ्य सामने आते गए, तो विचार होता गया कि मूल काव्य क्या है। और विश्वनाथ के जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण में इसका जो है रूप उभर कर सामने आ गया कि वास्तव में ये साधन मात्र है, काव्य की शोभा की वृद्धि में सहायक तत्व है। ये काव्य का साध्य नहीं है, काव्य का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, केवल काव्य को सुंदर बनाने के साधन है। ये अंत में निकल के सामने आया। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णयों के सीधे रास्ते खोल दिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण विषय नहीं, बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां, कहने के खास खास ढंग हैं। पर प्राचीन अवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहा जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय। किन किन वस्तुओं, चेष्टाएं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों, अनुभवों के अंतर्गत किया जाएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति की ठीक ठाक लक्षण निरूपण हो ही नहीं सका है। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। स्वभावोक्ति स्वतु डिभांगे स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है ये स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि के वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वाभाविक। खैर, बालकों की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाग के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस से क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मठी के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकार, राजनायक, रूयक कहते हैं। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्णनम स्वभावोक्ति। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नानावस्थम पदार्थानाम रूपम साक्षाद विवरणवती स्वभावोक्तिश्च जातिश्चाध्या सालंकृति अर्था। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ नहीं सकती। वक्रोक्ति कंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना, यानी स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के 2500 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें जहां से वहां तक उपमा और उत्प्रेक्षा भरी हैं। शब्द साम के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य ना कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकार को काव्य शोभा कर, काव्य कहते हैं ना, काव्य शोभा करम करतारो धर्म अलंग है ना, तो वो शोभातिशय आदि ही कहा है।
महाराज भोज भी अलंकार को अलम अर्थ मलर तू ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को भी अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रस्तुत नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। यानी सुंदर अर्थ, सुंदर भावों की शोभा बढ़ा देते हैं वो थोड़ा सा चमत्कार करके, लेकिन सुंदर अर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता अलंकारों के द्वारा। यानी अर्थ महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, उसका रस महत्वपूर्ण है काव्य में। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंप्रयुक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले ही हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो विशेषताएं मालूम होती गई उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले राजनायक रुयक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीक स्थल हैं वे सब ढूंढ डाले गए हैं। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती हैं वे सब निरूपित हो गई हैं, अथवा जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही था। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में ना जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियां भरी हुई हैं जो न निर्दिष्ट की गई हैं और ना जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। तो अलंकार के अंतर्गत हमने देखा कि अलंकार केवल जो अच्छा अर्थ है उस कविता की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी कविता को सुंदर नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि आप अलंकारों का जो चुनाव है वो अपने रूप के अनुसार करें, यानी कि थोड़े कम हिसाब से अलंकार पहने ना। थोड़ा सा देखिए, हम भी तो हिसाब से ही तैयार होते हैं ना कि किसके साथ क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कभी कभी मैचिंग करके भी पहनते हैं। लेकिन यदि हम क्या बोलूँ मैं, यदि देखिए हम बहुत सारे अलंकार लाद लें तो क्या हम सुंदर हो जाएंगे क्या? नहीं ना। यदि जो हमारा स्वाभाविक रूप है वो अधिक अलंकार लादने से दब ही जाएगा, सुंदर नहीं बनेगा। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है कि किसके साथ क्या मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है, कौन सा पहनना चाहिए, कितना पहनना चाहिए, किस फंक्शन में हम जा रहे हैं, उसी हिसाब से तो हम लोग तैयार होते हैं ना। ये तो है नहीं कि हर छोटे मोटे फंक्शन में हम सब कुछ पहन के चले जाएं, तो वो चीज़ है ना। तो कविता का जो अर्थ है, उसका रस है, उसका जो मूल भाव है वो सुरक्षित करते हुए यदि हम थोड़ा सा चमत्कारपूर्ण वर्णन करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो ठीक है। लेकिन केवल जैसा केशव दास ने किया पांडित्य प्रदर्शन के लिए एक एक शब्द में 10-10 अलंकारों को डाल देना, वह कोई काव्य नहीं है। कविता पर अत्याचार, इस टॉपिक को भी देखते हैं। मेरी इच्छा ऐसी है कि भले ही थोड़ा सा टॉपिक ये लंबा हो जाए ये आज का वीडियो, लेकिन आपकी ये कविता क्या है निबंध कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा, कुछ तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। बेफूस के झोंपड़ों, धूल मट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन कर लेते जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुँच सकती। श्रीमानों के शुभगमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। स्वांत सुखाय समझ रहे, किसने की है स्वांत सुखाय की रचना? जानते हैं इस विषय में कुछ? मैं बता देती हूँ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय के लिए की थी, अपने सुख के लिए की थी। अब कविता की आवश्यकता क्या है जीवन में? सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना सब कुछ पढ़े आए, अब ये तो पता लगे कि कविता करनी क्यों है, ज़रूरत क्या है कविता की, तो इसको भी देख लेते हैं। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंध प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली रहेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा व्यंग्य है, समझ जाइएगा। जानवरों को कविता की ज़रूरत नहीं। यदि आपका हृदय पशु समान है, जड़ है, तो आपको कविता अच्छी नहीं लगेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सहृदय तो फिर कविता चलती रहेगी। विचार भी थी 1930 में यह निबंध लिखा गया है, संकलित है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको निबंध कविता क्या है बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपने इससे बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी काव्य के विषय में
क्या गुण होने चाहिए। अब शायद किसी कविता को केवल तुकबंदी के आधार पर जब आपका मन करेगा ना वाह वाह कह दे, तो आप कर नहीं पाओगे उसकी वाह वाह। एक शुक्ल का निबंध आपके मन मस्तिष्क में उभर के आएगा और आप उसमें देखोगे कि यार ये कविता है भी या केवल तुकबंदी है। ठीक है, तो देखिएगा इसको। वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसा कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो याद दिला देती हूँ, लाइक करना है। रेड कलर से जो सब्सक्राइब बटन लगा हुआ बना हुआ है, अभी भी यदि आपके फ़ोन में रेड ही है तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, रंग बदल दीजिए उसका, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल वाला ऑप्शन दबाइए, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, कौन सी परीक्षा की आप नेट के अलावा तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ आप आगे पढ़ना चाहते हैं, पुराने पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ये सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। और भी आप यदि कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें हिंदी साहित्य से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अधिक से अधिक बार बार कहने पे भी आप लोग ये नहीं कर रहे हैं, फिर पुनः याद दिला दूँ, इसको अपने मित्रों में शेयर अधिक कीजिए, ताकि आप यदि रेगुलर आगे क्लासेस चाहते हैं तो। ठीक है, और इसी प्रकार निरंतर सहयोग बनाए रखिए। यह निबंध आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं नई किसी रचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।